हिंदी का पन्ना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके हिंदी साहित्य के सफर का साथी इकबाल। अक्सर ऐसा होता है कि जिसे हम जिंदगी में सही जगह नहीं दे पाते, उसके बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें गढ़ लेते। जैसे हम महिलाओं के लिए कहते हैं कि वे देवी हैं, लक्ष्मी हैं, वो घर की इज्जत हैं, और यही सब कहते हुए हम उनकी हिफाजत के नाम पर उन पर नियंत्रण करने लग जाते हैं। उनके काम को कोई पहचान नहीं देते और घरेलू कार्यों को भी दोयम दर्जे का समझते हैं। इसी तरह हम किसानों के बारे में बोलते हैं कि वो अन्नदाता हैं, वो देश के कर्णधार हैं, अर्थव्यवस्था की नींव हैं और भारत किसानों का देश है। लेकिन स्थिति ये है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी किसानों की जिंदगी से बदहाली दूर नहीं हो सकती है। चाहे जो भी सरकारें आईं, चाहे जो भी विचारधारा काम करती रही, चाहे अर्थव्यवस्था ने कितनी लंबी छलांग लगा ली हो, चाहे बाजार ने लोगों के दिमाग पर कितना भी कब्जा कर लिया हो, मगर किसानों की स्थिति ज्यों की त्यों। खेती किसानी आज भी बोझ समझा जाता है और छोटे किसानों के लिए तो खेती से बाइज्जत जिंदगी जीना भी संभव नहीं रहा। किसानों की बदहाली दिखाता हुआ एक विशाल उपन्यास अभी सितंबर महीने में प्रकाशित होकर आया। इसका नाम है अगम बहे दरियाओ। आज हम हिंदी का पन्ना में यही उपन्यास लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसके लेखक हैं हिंदी के जाने माने कथाकार शिवमूर्ति जी। ये विशाल उपन्यास पिछले 4-5 दशकों के दौरान किसानों के जीवन में आए बदलाव से हमें रूबरू करवाता है और दिखलाता है कि वास्तव में उनके जीवन में कुछ बदला ही नहीं। उपन्यास पर अंकित है कि आपातकाल से लेकर उदारीकरण के बाद तक करीब 4 दशकों में फैली एक ऐसी दस्तावेजी और करुण महागाथा जिसमें किसान जीवन अपनी संपूर्णता से सामने आता है। शिवमूर्ति का जन्म कथा में वर्णित क्षेत्र अर्थात उत्तर प्रदेश के इसी अंचल में एक सीमांत किसान के परिवार में हुआ है। कच्ची उम्र में आर्थिक संकट से जूझते परिवार संभालने का उनका अनुभव भी रहा। जीवन की परिस्थितियों से दो चार होते हुए शिवमूर्ति जी ने जीवन के आरंभिक दिनों में मजमा लगाने और जड़ी बूटियों बेचने जैसा काम भी किया है। अपने अनुभवों को संघनित करते हुए शिवमूर्ति ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक गांव बनकट की कथा कही है, जिसके माध्यम से उपन्यास आपातकाल से लेकर पिछले दशक तक देश में आए महत्वपूर्ण बदलावों की बात करता है, जिसके केंद्र में बनकट गांव और वहां के किसान हैं। कथा की अच्छी समझ और पढ़ते समय पाठकों के मन में सिनेमैटिक छवि बने, इसके लिए उपन्यास के शुरुआत में ही एक नक्शा दिया हुआ है, जिसमें गांव बनकट और आसपास का इलाका इंगित है, जिनका जिक्र कथा में आया है। कथा में पात्रों की उपस्थिति उनकी भूमिका के अनुरूप यथास्थान होती रहती है और कथा अपनी मौज में आगे बढ़ जाती है। इसका आरंभ संदोखी नाम के एक किसान से होता है, जिसके खेत पर गांव के ठाकुर छत्रधारी सिंह ने धोखे से कब्जा कर लिया। दरअसल छत्रधारी ने संतोखी के पिता रमेशर को तथाकथित रूप से कुछ उधार दिया और उसी के बदले फर्जी कागज बनवाकर खेत की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली। लेकिन ये काम करते हुए छत्रधारी ने कुछ गलतियां कर। उन्होंने रजिस्ट्री जिस तारीख को कराई थी, उसके 4 दिन पहले ही रमेशर यह दुनिया छोड़कर जा चुके थे। लेकिन कथा में विडंबना यही है कि पूरा गांव जिस तथ्य को जानता था कि रमेशर किस दिन मरे, उसे कचहरी में साबित करने में बरसों लग गए और संतोखी को फिर भी अपनी जमीन पर कब्जा नहीं मिला। 7-8 साल तो कचहरी में मामला दर्ज होने और गवाही आरंभ होने में लग गया। उसके बाद अगले 20-22 सालों में एक एक जगह संतोखी जीतते तो गए, लेकिन खेत पर कब्जा उनके हाथ से फिसलता। मगर जो बात पहले कुछ पन्नों में ही दर्ज हो जाती है, वो यह है कि शिवमूर्ति के किसान प्रेमचंद के किसानों से बहुत अधिक खुददार और अपने अधिकारों के लिए जागरूक है। हालांकि उनके जीवन की कड़वाहट न इससे कम होती है और न ही वे शोषण के कुचक्र से बच पाते। प्रेमचंद का होरी जहां कहता था कि जब अपनी गर्दन दूसरों के पैरों के तले दबी हो तो उस पैरों को सहलाने में कुशल है, वहीं शिवमूर्ति का संतोखी कहता है कि आपसे नहीं राजा, न्याय से लड़ूंगा नहीं तो दुनिया को कौन सा मुंह दिखाऊंगा। होरी के समर्पण की बजाय संतोखी जीवटता से हर स्तर पर छत्रधारी सिंह से लड़ता है, लेकिन अफसोस ये कि उसका जीवन भी कुछ बदलाव लेकर नहीं आ पाता। आखिर में वो कचहरी के सामने अपने पुश्तैनी धंधे दाढ़ी बाल बनाने में लग जाता है। जब उम्र हो जाने पर उसके हाथ कांपने लगते हैं और आंखों से कम दिखाई देने लगता है, तो वो गरीबों और शोषितों पर होने वाले अन्याय का गाना गाते हुए लाई चना बेचना शुरू कर देता है।
त्रासदी यह है कि उसके बाद वो बदहवास होकर इधर उधर घूमते हुए पाया जाता। प्रेमचंद के ज़माने में धनिया और गोबर कहते थे कि हमने ज़मींदार से के खेत जोते हैं, वो अपना लगान तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करे, उसके तलवे क्यों सहलाएं। यहाँ आपातकाल के आसपास संतोखी छत्रधारी से सीधे कहता है, मेरे घर का चिराग किसी के पेशाब से नहीं, इराक के तेल से जलता है ठाकुर, और पार पाऊंगा कि डूब जाऊंगा इसे समय बताएगा। ये उपन्यास सिर्फ संतोखी और छत्रधारी की कथा नहीं है, बल्कि पूरे बनकट गांव की है और मूल रूप से किसान समाज की है। उपन्यास में कथा किसानों के उस समूह की है जो आए दिन समाचार बनकर अखबारों में साया होते रहते हैं। शिवमूर्ति का यह किसान समाज अंततः उपन्यास के आखिर में अपना हक पहचानने लगता है और सिर्फ कानूनी या गैर कानूनी लड़ाई या अपनी जाति वालों को सत्ता में पहुंचाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हर किसी को खुद अपनी लड़ाई लड़ने लायक बनना होगा। अगर हम गहरे में देखें तो शिवमूर्ति का यह औपन्यासिक सपना अभी 2 बरस पहले पूरा होता दिखा, जब देश भर के किसान राजधानी का रास्ता रोके बैठे थे और देश की सबसे मजबूत सरकारों में गिनी जाने वाली सरकार को हिलाकर रख दिया। शिवमूर्ति बहुत बढ़िया किस्सा गो हैं और कहन में माहिर हैं। उनकी प्रकाशित कृतियों में केसर कस्तूरी, कुच्छी का कानून, प्रतिनिधि कहानियाँ जैसे कहानी संग्रह त्रिशूल, तर्पण जैसे उपन्यास, कसाईवाड़ा नाटक, सृजन का रसायन, सृजनात्मक गद्य इत्यादि शामिल है। इनकी कई रचनाओं पर फीचर फिल्म, नाटक इत्यादि बन चुके हैं, जिसमें उल्लेखनीय है कसाईवाड़ा, त्रिया चरित्र, भरतनाट्यम और श्री उपमा जोग। कथा रचना के लिए उन्हें आनंद सागर स्मृति, कथाक्रम सम्मान, लम्ही सम्मान, सृजन सम्मान, अवध भारती सम्मान, श्रीलाल शुक्ल स्मृति, इफ़ो साहित्य सम्मान इत्यादि से नवाजा जा चुका है। कहानी कहने का ढंग ही है जो लगभग 600 पृष्ठों में विस्तृत इस उपन्यास को शिवमूर्ति ने बड़े अच्छे से संभाले रखा। कथा की रोचकता को बनाए रखने के लिए उन्होंने छोटे छोटे शीर्षकों का सहारा लिया, जैसे इसे पढ़ते हुए आप कथाक्रम का कुछ अनुमान अवश्य लगा सकते हैं, जैसे फौरन से पेशतर दफा हो जा, दह पेल का झुंझुना, दुखवा की गठरी उठाओ परमेश्वरी, प्यारी कंगाल किसको समझती है तू, बलम बिन गुइया नैन तलफे हो, मुलजिम खुराक लेने से मुनकी रहे, लूट और फूट का मुकम्मल इंतजाम वर्णवाद, कुछ भी हो रहेगा तो चमारी, निंसल मंडेला कौन जाती है, सूरदास को पंचर बनाने का लोन, हम लड़ी लड़ी भाई बिलाई गए, मोरी बारी उमर मोहे लगे शर्म, हे बहुजन की जय भीम बोली, थाना में बैठे दुशासन, न दारू पिया न जुआ खेला, बालमा दुई हुए गए रे, वॉश शॉट मल्टीपल टाइम्स, दिशवा हुई गवा सुखारी, हम भिखारी रह गए, पास लाखों करोड़ों का जरमाल था, कहाँ रहती है सरकार, अनारा की पुकार, रात नफरत की काली खत्म जल्दी हो। पूरे उपन्यास में इतने पात्र हैं कि इतने जाति समीकरण हैं, इतने राजनीतिक समीकरण हैं कि ये बनकट गांव के बहाने गहरे तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के छोटे और मध्यम किसानों के जीवन की महागाथा बन जाता है। उपन्यास में सरकार द्वारा चलाए गए नसबंदी कार्यक्रम, चकबंदी कार्यक्रम सहित तमाम सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं और उनको लागू करने में नौकरशाही के अनोखे चरित्र को गहरे से उजागर किया गया है। किस तरह से नौकरशाही के लिए आदमी सिर्फ केस बन जाता है या फिर बाजार के लिए वो सिर्फ वस्तु बन जाता है, उपन्यास पढ़ते हुए बार बार दिखता है। सरकारी योजनाओं को धता बताते हुए नौकरशाही किस तरह राशन के कोटों की दुकान पर लूट का पर्दाफाश करने वाले को ही लुटेरा बना देती है। बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा मांगने गए किसान को किस तरह केस बनाकर नहर काटने का दोष उन्हीं पर डाल देती है। ये सब देखने योग्य है। ऐसा लगता है कि किसानों के जीवन में सरकार, थाना, पुलिस, कचहरी, पंचायत, तहसील कुछ ऐसे शब्द हैं जो उन्हें झकझोर कर रख देते हैं और वो जानते हैं कि इनके चक्कर में फंसा इंसान पीढ़ियों तक बाहर नहीं निकल पाता। उपन्यास की कथा का काल इतना लंबा है कि पूरी कथा में 2 पीढ़ियां तो सक्रिय तौर पर और प्रत्यक्ष तौर पर शामिल रहती हैं, जबकि उसके बाद की पीढ़ी का बचपन चढ़ रहा होता है। पिछली पीढ़ियों के लोग कहानियों के माध्यम से आवाजाही करते रहते हैं। छत्रधारी सिंह, उनके बेटे भतीजे, पांडे उनके बेटे, विद्रोही उनके बेटे, झूरी और उसके बेटे, भूसी और उसके बेटे, माठा बाबा, गजाधर और उसके बच्चे, खिलावन और उनके बच्चे, साथ ही बहुत सारे लोग या कहिए गांव में 2 पीढ़ियों के बीच पैदा हुए हर व्यक्ति उपन्यास में प्रत्यक्ष तौर पर शामिल है। मुख्य बात यह है कि गांव में वही लोग इसमें शामिल है जो गांव में रहते हैं, किसानी की समस्या से रूबरू हैं। बाकी बहुत से लोग हैं जो नौकरी करने
बाहर चले गए हैं और बीच बीच में आते जाते रहते हैं, लेकिन उनकी कहानी ये नहीं है। उपन्यास में वे सभी राजनीतिक परिवर्तन और घटनाएं भी शामिल हैं जो इस दौर में घटित हुई, जैसे कि आपातकाल, उसके बाद जनता दल की सरकार, फिर वीपी सिंह के द्वारा मंडल कमीशन का भूत, उसके बाद उत्तर प्रदेश में उठ रहा बहुजन समाज का आंदोलन जिसने दलितों को नया आयाम दिया, यहाँ तक कि इस आंदोलन से फूलन देवी का जुड़ाव, फिर बहुजन आंदोलन का धीरे धीरे ब्राह्मणों के हाथ में जाना और अंततः अपने मूल उद्देश्य से भटक जाना, राम मंदिर आंदोलन, बाजार का प्रभाव और उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों का नया उभार, फिर उनका भ्रम नष्ट होना। इन सब घटनाओं और किसानों के उत्पीड़न के बीच एक दलित लड़के जंग बहादुर ने दूसरा रास्ता अपनाते हुए हथियार उठा लिए और शोषकों से बदला लेने लगा। लेकिन जंग बहादुर का यह प्रयास बहुत एकल और अव्यवस्थित था। पूरे उपन्यास में शिवमूर्ति ने उन्हीं लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर पात्र बनाया जो बहुत ही साधारण है, मामूली हैं और जनता जनार्दन है। इनमें से किसी को इतिहास की किताबों में जगह नहीं मिलने वाली है, और खूबी यह है कि जिनका नाम इतिहास में आना तय है उनको शिवमूर्ति ने इशारों और संकेतों से शामिल किया। किसी का नाम नहीं लिया है कि कहीं उनका यह उपन्यास ऐतिहासिक न हो जाए। उपन्यास के आखिर में सारे किसान मिलकर तय करते हैं कि अब जंगू की बहादुरी से काम नहीं चलने वाला। दुनिया बहुत खराब हो चुकी है। जंगू के हाथ इतने बड़े नहीं हैं कि दुनिया को खराब करने वाले शैतानों तक पहुंच सकें। खुद हमारे रहनुमा शैतानों से हाथ मिला चुके हैं। अब ज़रूरत है कि दुनिया का आमूलचूल बदलाव किया जाए। उपन्यास की एक बड़ी खासियत है कि इसकी भाषा और इसमें प्रयोग किए गए लोकगीत, लोकोक्तियाँ और पहेलियाँ इत्यादि पूरी कथा को उस क्षेत्र की भावभूमि से जोड़ देते हैं। उस क्षेत्र में मनाए जाने वाले तीज त्योहार, शादियाँ, हाट बाजार, मेले, उत्सव, नौटंकी, सब कुछ भरपूर उपयोग किया गया है, जिससे उपन्यास पढ़ते हुए कथा का प्रभाव पूरे रूपाकार में अभिव्यक्त होता है। एक बात तो तय है कि इस उपन्यास में आए कोई भी पात्र इतिहास की पुस्तकों में अपना स्थान नहीं बना पाएंगे, मगर इतिहास की प्रामाणिक अंतधारा को महसूस करना हो और जीवन की अगम धारा को समझते हुए कथा का आनंद लेना हो तो इस उपन्यास के महासागर में आपको उतरना होगा। किताब अमेज़न पर उपलब्ध है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें, कमेंट कर हमें भी बताएं।